गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी सीरीज में हम आपको बताएंगे कि एनसीईआरटी क्या है। उसके बाद बोलेंगे एनसीईआरटी क्यों पढ़ना है। उसके बाद क्या एनसीईआरटी से रिजल्ट हो जाएगा। ये सारी बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप लोग को जो ये सीरीज स्टार्ट हो रहा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है और उम्मीद है इस सीरीज से आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो सबसे पहली बात है कि जो ये शिक्षा है, एडुकेशन, वो भारत में समवर्ती सूची में आता है। आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि भारत में 3 सूची है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जब से शिक्षा समवर्ती सूची में आया है तब से इस पे भारत सरकार और स्टेट सरकार दोनों अपना अपना अलग सिलेबस बना सकता है। तो उसी दरमियान देखेंगे एससीईआरटी और एनसीईआरटी में क्या डिफरेंट है। तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी में क्या डिफरेंस है ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। कुछ लोग पूछेंगे कि सर एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं और तो उनके लिए हम बता देते हैं कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो इसका होता है राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान परिषद। तो और एससीईआरटी का होता है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अब देखिए कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी ये दोनों राष्ट्रीय टीम गठित होने के बाद लिखा जाता है। तो दोनों ही बुक महत्वपूर्ण है, लेकिन जो डाटा होता है वो एनसीईआरटी से लिया जाता है। एनसीईआरटी शैक्षणिक अनुसंधान परिषद के बाद ही डाटा रिलीज होता है, उस रिसर्च होता है, उसके बाद डाटा आता है एनसीईआरटी में। तो एनसीईआरटी मेरे कहने का मतलब हुआ कि एनसीईआरटी एक फंडामेंटल बुक है। फंडामेंटल क्वांटिटी साथ है, ये आप लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे और उसी से ही अन क्वांटिटी डिराइव होता है। उसी प्रकार एनसीईआरटी एक फंडामेंटल बुक है, वो फंडामेंटल बुक से ही अन बुक डिराइव होता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया एनसीईआरटी और एससीईआरटी में क्या अंतर है। और एससीईआरटी होता है उसमें बिहार जो भी अपना गवर्नमेंट होता है, जैसे बिहार सरकार, तो अपना अलग से चैप्टर एससीईआरटी में, उसको बीटीबीसी बोलते हैं बिहार में, उसको अलग से वो अपना चैप्टर वहाँ पे डाल सकता है। जैसे बिरसा मुंडा, तो बिरसा मुंडा वो अलग से एक चैप्टर डाल सकता है। तो अब देखिए ये जो एससीईआरटी होता है ये आपको 10% सिलेबस भिन्न रहता है या उससे भी नहीं, एक आध दो चैप्टर भिन्न रहता है। तो जो अभी टीआरई 3 के जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे होंगे उनको एनसीईआरटी के साथ साथ एससीईआरटी भी पढ़ना जरूरी होगा, तब वो आगे कर पाएंगे। समझिए। उसी तरह अब देखिए, ये तो हो गया, पहला हो गया एनसीईआरटी और एससीईआरटी में क्या अंतर है। उसके बाद हम चलते हैं अपना अगला टॉपिक पे। तो देखिए, तो ये अंतर आपको क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगला टॉपिक मेरा होगा, वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए, एक मिनट। उसके बाद है किस विद्यार्थी को एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन ए है, तो इसका हम आपको जवाब देते हैं। देखिए, चाहे वो बिगनर हो, चाहे वो एग्ज़ाम दे चुका हो, जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन हो या कोई भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या यूपीएससी का एग्ज़ाम दे चुका हो, वो भी, उसको भी अगर महसूस होए कि मेरा क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो उसको एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी एक फंडामेंटल बुक है जो सपनों की ऊंची इमारत का निर्माण करता है। समझिए। अब देखिए, जो भी स्टूडेंट 12th में जाएंगे, जो भी बिगनर होंगे, रिफ्रेशर होंगे, कोरा कागज होंगे, उसको तो हर हालत में एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है। क्योंकि आज के एग्जाम पैटर्न को देखते हुए बगैर एनसीईआरटी पढ़ ले कोई भी रिजल्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि सब एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहा है।
आप सपोर्ट बुक में लूसेंट ले सकते हैं, लूसेंट पढ़ सकते हैं, लेकिन एक बार आप एनसीईआरटी पढ़ के तो लूसेंट पढ़िए, उसके बाद पढ़ने का मज़ा ही कुछ और होगा। आपको जितना भी सॉफ्टवेयर होगा वो सब फास्ट में काम करेगा, और डायरेक्ट लूसेंट पे जाइएगा आपको सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा। तो मानव का दिमाग भी एक सॉफ्टवेयर की तरह ही काम करता है। तो किस स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए, तो बिगनर को भी पढ़ना चाहिए, और जो ओल्ड पढ़ चुके हैं, कंपटीशन निकाल चुके हैं, उनको भी एक बार एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, क्योंकि 90% आपको सवाल यहीं से आएगा और 10% आपको सवाल गाइड बुक से मिलेगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब है एनसीईआरटी ही क्यों पढ़ना चाहिए। तो देखिए, एनसीईआरटी पढ़ने का मेन मकसद है कि आपको जो सोचने का थिंकिंग प्रोसेस होता है ना, वो आपको डेवलप हो जाता है। हम बताएं, जैसे आप किसी चैप्टर पर क्या सोच सकते हैं। जैसे हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, जैसे हड़प्पा ही पढ़ना, तो हड़प्पा हम पढ़ें तो क्या उस समय सिर्फ हड़प्पा ही था, कि उसके समकालीन और सभ्यता था, चीन था, मिस्र था, मेसोपोटामिया था। तो एनसीईआरटी आपको एक थिंकिंग डेवलप करेगा, वो थिंकिंग आपको आंसर राइटिंग में भी काम करेगा। आप चाहे मेंस का राइटिंग कर रहे हो या फिर निबंध का राइटिंग कर रहे हो, वो दोनों में काम देगा। जीएस पेपर में भी काम देगा और निबंध में भी काम देगा। तो एक थिंकिंग प्रोसेस आपको डेवलप हो जाता है, चिंतन से मंथन की ओर ले जाता है एनसीईआरटी का यही काम है। और जो एक बार एनसीईआरटी पे अपना कंसेप्ट बना लिया, वो एग्जाम में अगर नहीं भी उसको क्वेश्चन आएगा, वो थिंकिंग प्रोसेस से या एलिमिनेशन विधि से उस क्वेश्चन को करके आएगा, और अन्य विद्यार्थी से उसका रिजल्ट अच्छा होगा। तो ये था क्यों पढ़ना चाहिए। तो थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करने के लिए पढ़ना चाहिए आपको। एक अच्छा रीडर, एक अच्छा वक्ता, एक अच्छा सोचने वाला आदमी बना देगा एनसीईआरटी। उसके बाद है किस वर्ग का पढ़ना चाहिए। तो देखिए, अब हम डायरेक्ट तो नहीं कह सकते हैं कि 6 to 8 पढ़ना चाहिए, क्योंकि उतना टाइम नहीं है और आप उतना नहीं कर पाइएगा। तो हम 9 से 12 तक आपको इस कोर्स में, जो कोर्स हम लॉन्च करने जा रहे हैं, उस कोर्स में बताएंगे। 9 से 12 तक हम आपको पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ना है वो सब हम बताएंगे। किस वर्ग, तो 9 से 12 तक एक समझिए। उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि हम 6 से ही स्टार्ट करें, इतना फॉर्म में नहीं आ जाए कि हम 6 से स्टार्ट किए और 2 दिन पढ़ें और लगाए, सब तो हमारा आए करता है। वैसा कुछ नहीं है। जब आप एनसीईआरटी पे जाइए, पढ़िए, उसके बाद आपको एग्जाम्पल में कुछ क्वेश्चन रहे, उस क्वेश्चन को आप बना के देखिए। अगर वो क्वेश्चन आपसे बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो फिर आप फिर से जाके पढ़िए और फिर क्वेश्चन बनाइए, तब आपको लगेगा कि एनसीईआरटी पढ़ने से फ़ायदा है। और हम आपको पढ़ाएंगे सीक्वेंस वाइज। उसके बाद आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, जब हम पढ़ा देंगे उसके बाद आप बुक पे जाइएगा, आपको क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो किस बार का हो गया। अब कितने समय और कितनी बार पढ़ना चाहिए। तो देखिए, एक क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको लेते हैं। देखिए, 1 मिनट, इसको इरेज करते हैं। उसके बाद है कितनी समय और कितनी बार पढ़ना चाहिए। तो एक हम इसको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। घोड़ा क्यों अड़ा, पान क्यों सड़ा, रोटी क्यों जला, पढ़ाई क्यों भूला। तो एक कंसेप्ट पर हम आपको ले चलते हैं। इसका सभी का उत्तर है, क्योंकि उलट पुलट नहीं किया। तो मेरे कहने का आशय यह है कि देखो, घोड़ा को तुम 10-15 दिन तक खूब खियाओ, उस पर नहीं चढ़ो, और एक बैग चढ़ेगा उलट के फेंक देगा। उसी तरह पान बेचने वाले को देखा होगा, झूठो बिजी रहता है, इधर से उधर दुकान, जो तुम पान नहीं हो खाते हो, एक बार दुकान पे खाली जाके देखना, वो इधर उधर करते रहता है, पान को यहाँ से उठाएगा वहाँ डालेगा, वहाँ से उठाएगा वहाँ डालेगा, इस तरह से करता रहता है। और रोटी देखा होगा, आप सभी स्टूडेंट हैं, अगर आप रोटी बना रहे हैं और रील देख रहे हैं, तो ये फिर देखिएगा, एक रील देखने के बाद कि रोटी जल गया। तो ये सभी, और पढ़ाई क्यों बोलता है कुछ स्टूडेंट, सर हम पढ़ते हैं लेकिन बार भुला जाते हैं। तो इस सब का जवाब है कि उलट पुलट नहीं किया गया। यानी तुम पढ़ रहे हो तो उसको पढ़ो, एक बार नहीं 10 बार पढ़ो, तब तुमको याद होगा। 1-2 बार में याद होने वाला चीज़ नहीं है। और दूसरी चीज़ कि तुम बुक, कोई लड़का बाजार से बुक खरीद के लाता है, उसको एकदम जील मढ़ के एकदम रख देता है एकदम अच्छा से, क्या तुम उसको सेकंड हैंड बेचने के लिए लाया है? अरे नहीं, तुम उसको जितना बार गंदा करेगा
उतना बार तुमको धार तेज होगा। एक हथियार को देखा, एक हथियार ला के रख दो घर में, पूरा तेज हथियार रख दो और 2-4 महीना बाद देखना कि उसमें जंग लग गया। क्यों? क्योंकि उसको रगड़ा नहीं। उसी तरह से दिमाग है। उसी तरह से एक बुक को लाओ, उसको एक बार पेंसिल से अंडरलाइन करो, एक बार पेन से करो, एक बार फिर दूसरा कलर के पेन से करो, और अंतिम में हाइलाइटर पर जाओ। वही क्वेश्चन को आपको अंडरलाइन करना है अंतिम में, जो क्वेश्चन आपके माइंड में फिट नहीं हुआ, जो ऑलरेडी याद है उसको नहीं करना है। वो हम बताएंगे आपको कैसे करना है, कैसे क्या करना है। यानी कोई 80 पेज का बुक है, कोई 80 पेज का बुक है, उसका आपको नोट्स बनना चाहिए 10 से 12 पेज में बन जाना चाहिए। एक क्रीम वाला नोट्स, जिसमें आपको अभी पता नहीं लगेगा कि क्रीम क्या है, दही क्या है। हम अभी आपको दही दे देंगे, बोलेंगे कि इसमें से क्रीम निकालो, तो आपसे नहीं निकलेगा। हम आपको निकाल के देंगे, उसको आप पढ़िएगा, फिर आपको लगेगा कि नहीं, ये हमारा भी नहीं याद है, ये हम अंडरलाइन कर लेते हैं। तो इस तरह से होता है। कितना बार पढ़ना चाहिए? तो बार बार पढ़ना चाहिए। अब है कि नोट्स कैसे बनाएं। तो देखिए, नोट्स बनाने का मेरा एक ही मकसद, देखिए नोट्स तो आपको हर हालत में अपना नोट्स बनाना है। जब तक कि खुद आप अपना नोट्स नहीं बनाइएगा, आप सक्सेस नहीं होइएगा। तो नोट्स बनाना कैसे है? जैसे कोई 8 पेज का नोट्स है, समझिए, तो उसको हम 2 पेज में कैसे बनाएं? वही 2 पेज का नोट्स आपको एग्जाम में काम देगा। जैसे हम एनसीईआरटी चैप्टर पढ़ें, समझिए, उसमें 80 पेज है, तो 80 पेज का 10% यानी 8 पेज में उसका नोट्स बनना चाहिए, तो वो अच्छा नोट्स होगा। समझिए, तो मात्र 10% को ही अभी लेना है। उसके बाद हम 5% लेंगे, उसके बाद 2% लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि वो क्रीम है, वो नोट्स नहीं क्रीम है। वो सब हम आपको इसी दरमियान बताएंगे जब हम स्टार्ट करेंगे। हो सके आज वीडियो कुछ लंबा हो जाए, क्योंकि आज हमको समझाना है, और उस दरमियान में वीडियो 20 मिनट से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके जो भी फ्रेशर है, स्टूडेंट है, या जो भी एग्ज़ाम दे चुका है, उसके लिए वीडियो नहीं एक रामबाण है। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आप लोग इस सभी को क्वेश्चन का आंसर आप लोग का मिल गया होगा। अगर नहीं मिला है जो भी स्टूडेंट का, वो कमेंट में करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो उन लोगों को हम जवाब जरूर देंगे। तो आगे चलते हैं। देखिए, इसी दरमियान अब हमको देखना है किस वर्ग का, किस विद्यार्थी को एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। अब हम इस पे आते हैं, किस विद्यार्थी को एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। तो हम एक क्वेश्चन का आपको शुरू ही बता दिए हैं कि किस विद्यार्थी का पढ़ना चाहिए, चाहे वो ओल्ड विद्यार्थी हो, चाहे वो बिगनर हो। दोनों में अगर बिगनर को तो जरूर ही जरूर पढ़ना है, और जो एग्जाम दे चुके हैं उनको भी एक बार पढ़ना है, अपने भाषा पर पकड़ बनाने के लिए, अपने थिंकिंग को डेवलप करने के लिए। देखिए, एनसीईआरटी एक आपको प्रोसेस है जो आपको थिंकिंग को डेवलप करता है, आपको सोचने पर मजबूर करता है कि ये चीज़ नहीं, ये चीज़ ही क्यों हुआ। तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। अब है फंडामेंटल बुक। क्या एनसीईआरटी एक फंडामेंटल बुक है? तो हम बोले हाँ, एनसीईआरटी एक फंडामेंटल बुक है। इसी बुक के आधार पर ढेर सारा बुक लिखा गया है। हम बताएं शुरू में कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से ही ना ढेर राशि डिराइव किया गया है। फिजिक्स में आप लोग फिजिक्स पढ़े होंगे, उसी प्रकार एनसीईआरटी है। देखना, बाजार मार्केट में लेकर जाएगा, जो न्यू स्टूडेंट रहेगा वो जाएगा एनसीईआरटी बुक चाहिए, देखेगा ऊपर एनसीईआरटी बड़ा में लिख देगा, नीचे छोटा में लिखेगा पर आधारित। बच्चा देखता है एनसीईआरटी एकदम यही है, ले जाता है, 6 महीना पढ़ता है, बाद में देखता है तो पर आधारित है। तो यही पर आधारित बाजार से नहीं किनना है, किनना है तो एनसीईआरटी किनना है। समझिए, उसका पूरा लोगो रहता है। हम आपको बुक दिखाएंगे, जो भी नए स्टूडेंट है उनके लिए कह रहे हैं, और जो पुराने हैं वो तो अच्छे तरह से जानते होंगे। तो यहाँ पे ये है, अब है फंडामेंटल बुक है, तो एक एक बहुत ही इससे बेस्ट कोई फंडामेंटल बुक नहीं है। उसके बाद देखिए, एनसीईआरटी पढ़ने से आपको जो बड़ा बड़ा बुक है ना, वो पढ़ने में आपको आसान होगा। समझिए, जैसे बड़ा बड़ा राइटर का बुक हो, वो जब आप एनसीईआरटी पढ़ ले रहिएगा तो वो पढ़ने में बिल्कुल ही आसान लगेगा। कोई देखिए नया स्टूडेंट आता है, फॉर्म में आता है, जाता है एनसीईआरटी खरीदता है, एक दिन पढ़ेगा, पूरा चैप्टर को पढ़ेगा, दूसरा दिन पढ़ते रख देगा बुक, कहाँ गया कहाँ नहीं पढ़ा कोई मतलब नहीं, किताब खरीद के लेके आ गया है, बस उसी से मतलब रहता है। देखिए, जब तक हम आपको
हम आपको जो भी चैप्टर पढ़ा देंगे उसके बाद हम आपको एनसीईआरटी पढ़ने के लिए कहेंगे, तब आपको नींद नहीं आएगा। डायरेक्ट आप एनसीईआरटी पे जाइएगा तो आपको नींद आने लगेगा, हर हालत में आने लगेगा। जो भी नए स्टूडेंट हैं उनके लिए हम कह रहे हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए अब कुछ स्टूडेंट इसमें पूछेंगे कि सर नया वाला एनसीईआरटी पढ़े कि पुराना वाला। तो देखो मेरे कहने का मतलब है कि जो अभी नया वाला एनसीईआरटी है वो बेस्ट एनसीईआरटी है और उसी से ही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ रहा है। अब देखिए न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी में क्या फ़र्क है वो देखते हैं। जैसे देखिए जो न्यू एनसीईआरटी है वो रिसर्च पर आधारित है, उसमें डाटा कम है, समझ गए, और जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट ज़्यादा है। तो डाटा कम और कंसेप्ट ज़्यादा रहने के चलते हमको अगर थिंकिंग को डेवलप करना है तो हमको न्यू एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। हम न्यू एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो पुराने एनसीईआरटी पे जाएंगे तो वो ऐसे ही कवर हो जाएगा। उसमें सिर्फ डाटा है, डेट है, कब उसमें डेट पे ज़्यादा जोड़ दिया गया है, एक स्टोरी फॉर्म में लिखा गया है। लेकिन जो न्यू एनसीईआरटी है वो उसमें आपको मैप मिलेगा, आपको डायग्राम मिलेगा, आपको देखिएगा कुछ चैप्टर में उदाहरण में जाके देखिएगा आपको मैप और डायग्राम से सोल्व क्वेश्चन करने को लिए कहेगा, जो आपको थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप करेगा। तो एनसीईआरटी पढ़ने से बहुत फ़ायदा है, हम आपको आगे बताएंगे जैसे ही हम चैप्टर चालू करेंगे। हर एक चैप्टर के एनसीईआरटी के हम जो एमसीक्यू है, जो क्वेश्चन आंसर राइटिंग है, आंसर राइटिंग भी कराएंगे। जो मेरे कोर्स यूट्यूब पर कोर्स करने का मकसद है उसमें हम एक जो बीपीएससी आगामी बीपीएससी है 70 बीपीएससी उसको लेकर हम कर रहे हैं। उसमें हम मेंस आंसर राइटिंग भी कराएंगे, क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे, तो वो उसके लिए लाभदायक है। जो टीआरई 3.0 देगा उसके लिए तो रामबाण है। तो ये दोनों के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है। अब देखिए कि जो न्यू वाला एनसीईआरटी है उसमें मैप है, डायग्राम है, प्रश्न आधार हम बताएंगे, प्रत्येक प्रश्न का एक अपना कंसेप्ट होता है, वो कंसेप्ट पे क्वेश्चन चलता है। जैसे देखिए कुछ आप आप देखिएगा जो बच्चा का कंसेप्ट डेवलप नहीं होगा 6th का एनसीईआरटी उठाएगा, पढ़ लेगा, देखेगा इस तो सब हमारा याद है, लेकिन जब उसका क्वेश्चन पीछे देखेगा तो बताएगा कि सबसे ज़्यादा वन कहाँ होता है, ब्राज़ील में क्यों होता है। तो वो अक्षांश के कारण होता है, दशांतर के कारण होता है। तो ऐसा जैसे हम आपको सिंपल हो एग्जाम्पल देते हैं, जैसे क्रिसमस क्रिसमस गर्मियों में मनाया जाता है, तो कहेगा कि सर ये तो हम क्वेश्चन देखबे नहीं किए हैं कि गर्मी में क्रिसमस होता है, हम लोग ने तो ठंडा में होता है, तो इसके लिए क्या जिम्मेवार है। तो वो जब अंतिम में जब उदाहरण देखता है तो उसको समझ में नहीं आता है कि ये क्वेश्चन कहाँ से दे दिया, लेकिन वो क्वेश्चन आपको समझ पे आधारित पे दिया है। वो एनसीईआरटी फिर से जाके पढ़ेगा तो कहेगा कि वो देखो ये यहाँ घुसावल था। तो इस तरह से एनसीईआरटी को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे चिंतन करना है, वो हम बताएंगे। और एनसीईआरटी एक ऐसा पिलर है जिसपे आप जितना बड़ा इमारत खड़ा करना चाहते हैं वो उतना बड़ा इमारत आप खड़ा कर सकते हैं। सोचने और समझने की क्षमता को आपको विकसित करता है, आपको कंसेप्ट को हॉरिजेंटल नहीं वर्टिकल ले जाता है, अंदर कॉन्सेप्ट को अंदर ले जाता है और कंसेप्ट को क्लियर करता है, वो है एनसीईआरटी। तो ये एनसीईआरटी से रिलेटेड था इतना। इतना में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो क्वेश्चन कमेंट करके पूछ सकता है, न तो फिर हम अगले चैप्टर पे चलते हैं। किस विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए एनसीईआरटी, न्यू वाला कि पुराना वाला, क्या उसमें है, क्या न्यू वाला में है, क्या पुराना वाला में है। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर हम जितना भी क्वेश्चन था वो दे दिए हैं, और धीरे धीरे आपको क्वेश्चन का सारा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। जब हम बैच स्टार्ट करेंगे तो मिल जाएगा, समझ गए। अब कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि सर हम किस क्लास के एनसीईआरटी पढ़ें, तो वो हम शुरू में बता देंगे, लेकिन यहाँ पे भी हम आपको क्लियर करना चाहते हैं। जैसे देखिए आपको किस वर्ग का एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, तो हम बोलें कि डायरेक्ट नहीं, इतना फॉर्म में नहीं आ जाओ कि छठा से उठा के हम पढ़े लगें, वैसे पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम आपको एक एग्जाम्पल देकर बताते हैं। देखिए कोई बच्चा है जो एकदम यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई बहुत बड़ा योद्धा है, और देख रहे हैं कि उसके रूम में गए हैं तो देख रहे हैं कि 2-4 पुराना किताब पढ़ल है, उसी को लेकर मार के एकदम रगड़ने में लगल है। तो देखिए उससे आपको तेज नहीं होगा। आपको धार तेज करने के लिए आपको न्यू न्यू वाला बुक, न्यू एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। उसमें क्या है,
एकदम आप बड़ा युद्ध जीतने जा रहे हैं, आप चाकू लेके जा रहे हैं तो जी जाइएगा नहीं, आपको उस तरह से चमचमाती तलवार लेकर जाना होगा। तो आपको न्यू एनसीईआरटी में पढ़ना चाहिए और 9th से 12 तक पढ़ना चाहिए। 6 तक उतना आपका कंसेप्ट है, जो भी आर्ट्स बैकग्राउंड के होंगे वो उतना तो जानते होंगे 6 में क्या पढ़ना है। उसी को फिर यहाँ पे दोहराया गया है, जो 6 to 8 है ना, उसी को दोहराया गया है यहाँ पे। तो 6 to 8 नहीं पढ़ के हम लोग 9 से स्टार्ट करेंगे और इसी में भी उस सारा कवर हो जाएगा। कुछ रहेगा कि सर छठा से नहीं पढ़ा है, नहीं कवर होगा, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस सारे चीज़ को कवर कर दें, मेरा जिम्मेदारी है, वो सभी चीज़ कवर हो जाएगा। आप हर एक चैप्टर को देखिएगा, जैसे हम फ्रांसीसी क्रांति 9th में पढ़ाएंगे तो वो देखिएगा, उससे पीछे जितना भी उससे रिलेटेड रहेगा सारा टर्म क्लियर हो जाएगा। तो उससे आपको घबराना नहीं है। और किस वर्ग का बुक पढ़ें, तो 9 से 12 तक पढ़ें। अब है कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ें, तो आपको हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, ये तीनों हम ही आपको पढ़ाएंगे। पॉलिटी आप दूसरा बुक से कवर कर सकते हैं, समझिए। जैसे पॉलिटी में सिर्फ एक 12th का बुक है, वो पढ़ लीजिएगा, आपको पॉलिटी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद साइंस को जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये तीनों आपको पढ़ना पड़ेगा। ये 9 से 12 तक पढ़ना पड़ेगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो इतना बुक आपको पढ़ना है। देखिए, कोई स्टूडेंट पूरा हिस्ट्री पढ़ लेता है, उसका समझ में नहीं आता है कि हड़प्पा के समय और कौन कौन सा सभ्यता था, तो ये तो हम पढ़ भी नहीं किए हैं। एक लूसेंट गाइड बुक पढ़ लेता है, उसमें सीधे दिया हुआ है हड़प्पा सभ्यता, उसका कब उदय हुआ, कौन कौन कारण हुआ डूबने का, कैसे वहाँ कौन कौन रहते थे, इतना था, बस खत्म हो गया। तो एनसीईआरटी आपको एक सापेक्ष थिंकिंग डेवलप करेगा, समझिए। उसके बाद ज्योग्राफी में, भूगोल में कई विद्यार्थी पढ़ के आते हैं हमारे यहाँ, उनका भू गायब रहता है, पूरी तरह से गोल रहते हैं, तो वो विद्यार्थी को हम भू आगे लगा देंगे। इतना हम आपको, जो भी सीरीज स्टार्ट हो रहा है, एक फ्री ऑफ कंटेंट है, आप जाइएगा यूट्यूब पर, आप देखिएगा। तब आपको देखने के बाद अगर आप इससे कुछ वीडियो से सीखिएगा, आपको नया थिंकिंग डेवलप होगा, तब आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। ऐसे हम नहीं करने आपको कर रहे हैं, समझिए। उसके बाद इतना रिलेटेड था किस वर्ग का एनसीईआरटी पढ़ें। अब है एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, ये भी हम बता दिए। एनसीईआरटी में कौन कौन चैप्टर को कैसे नोट्स बनाएं, ये भी बता दिए। जितना भी एनसीईआरटी से आप लोग को मन में क्वेरीज आया होगा, क्वेश्चन आया होगा, वो सारे क्वेश्चन को हम जवाब दे दिए हैं। अगर कुछ क्वेश्चन आप लोग के मन में बचा हुआ है या उत्पन्न हो रहा है, वो क्वेश्चन आप हमको कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हम आज 24 तारीख से ये बैच को अनाउंसमेंट कर दिए हैं और एक 24 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग फिर क्लास में आएंगे, वहाँ पे हम आपको फिर जो एससीईआरटी और एनसीईआरटी का बैच का क्या इसका क्राइटेरिया है, वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे और समझाएंगे। उसके बाद हम सीधे चैप्टर पे जाएंगे, 9th से शुरू करेंगे, हिस्ट्री से हम लोग शुरू करेंगे। और 9th का हिस्ट्री में पहला चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति, वहाँ से हम आपको एनसीईआरटी शुरू करेंगे। अभी आप एनसीईआरटी 9th का एनसीईआरटी खरीद के घर में रख लीजिएगा, अभी पढ़िएगा नहीं। जब हम चैप्टर ख़त्म कर देंगे उसके बाद हम आपको बोलेंगे कि अब बुक निकालिए, आप एक बार पेंसिल से पढ़िए, एक बार तेज़ी से पेंसिल से पढ़िए। आपको हम जो नहीं छूट गया है वहाँ पे पेंसिल लगाइए, जो आपको याद है वहाँ पे पेंसिल छोड़ दीजिए। उसके बाद हम पेन से कराएंगे, आपको इतना बार गंदा बुक कराएंगे ना कि बुक आप फिर कभी देखिएगा तब अब सक्सेस हो जाएगा, उसके बाद देखिएगा तब कहिए कि हाँ, एक सर थे जो एनसीईआरटी को सीरीज ऐसा स्टार्ट किए थे जिससे हमको आज हम यहाँ पहुँचे हैं। आज हम यूपीएससी क्रैक किए, आज हम बीपीएससी क्रैक किए, आज हम कर्मचारी हैं, आज हम सचिवालय में जॉब कर रहे हैं। आपको तब फीलिंग होगा जब आप एनसीईआरटी पढ़ के एग्ज़ाम देने जाइएगा। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स एंड स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और एक नई ऊर्जा, एक नई उमंग के साथ हम लोग एनसीईआरटी शुरुआत करेंगे।